So from the first unit, the topic is issue of shares. Issue of the shares, we can call it as company accounts or corporate accounts. Corporate accounts. In this unit, we will try to frame the journal entries related to start of the company. Start of a company. So at +2 level, you have gone through partnership accounts. In the first year, as well as at +1 level, you have studied the accounts of sole proprietor. Now the question is arised कि क्या इनके अकाउंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे? Are the accounts are different? Accounts are the company accounts are different from partnership account as well as from the sole proprietor accounts? The answer is simple. Why they will be different? अरे भाई, रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे. रूल्स विल रिमेन सेम. अगर रूल्स चेंज नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है कि रूल्स विल नॉट चेंज. जब रूल्स चेंज नहीं होंगे तो अकाउंटिंग क्यों चेंज होगी? हाँ, इसमें एक फर्क हो सकता है. क्यों होगा? क्योंकि टाइप ऑफ बिजनेस डिफरेंट है. देन जर्नल एंट्रीज भी डिफरेंट होंगी. अब सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस है, और पार्टनर अपना कंपनी जो है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ. तो उस केस में जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं. लेकिन जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एनी बिजनेस, द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज रिलेटेड टू कैपिटल. और वो जर्नल एंट्री आप पास करते आए. जैसे अगर सोल प्रोप्राइटर है तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अगर आप पार्टनरशिप हैं तो भी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वहां पे पार्टनर्स हैं. तो इस केस में जो पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं कि यहां पे 2 पार्टनर्स हैं, तो आप एंट्री पास करते हैं एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. This is in case of the partnership. But when you open a company, अब कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी नीड मनी. और मनी कहां से अरेंज होगा? और मनी जो अरेंज होगा वो भी कैपिटल से होगा. लेकिन यहां पे क्या है कि कंपनी के केस में जो जर्नल एंट्री है वो डिफरेंट होगी. क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि
इंडिविजुअल के केस में जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जितनी मर्जी कैपिटल लगा सकते हो। यानी कि सिंपल सी बात क्या होगी कि आप जब आपकी इच्छा करती है तब आप उसमें कैपिटल, जितनी मर्जी कैपिटल लगा सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि यहां पे आपकी मर्जी चलती है, इंडिविजुअल की मर्जी चलेगी और इंडिविजुअल के हिसाब से वो अनलिमिटेड कैपिटल कभी भी किसी भी टाइम कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसी तरह से इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप में भी क्या है, आई थिंक देयर इज नो लिमिट, अब नो लिमिट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल। जब आपकी इच्छा करती है तब आप पार्टनरशिप में पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन बट इन केस ऑफ द कंपनी, अब कंपनी के केस में क्या है, कैन कंपनी डू इट ऑन द सेम एनालॉजी? क्या कंपनी जैसे इंडिविजुअल किसी भी टाइम जब इच्छा करती है तब अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लेता है, उसी तरह से पार्टनरशिप में जब पार्टनर चाहे तब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी क्या ऐसा कर सकती है? द आंसर इज सिंपली नो। अब ये नो क्यों है? क्योंकि जब भी कंपनी को कैपिटल की जितनी जरूरत पड़ती है उसको कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। सो इट मीन्स प्री डिसाइडेड, इट विल बी डिसाइडेड बिफोर स्टार्ट ए कंपनी। अब ऐसा क्या है, क्या सोल प्रोपराइटर के बिजनेस में, इंडिविजुअल के बिजनेस में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? आई थिंक रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, पार्टनरशिप में भी इट इज अगेन नॉट कंपल्सरी, बट इन केस ऑफ द कंपनी registration is compulsory, mandatory. It is mandatory. अगर, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि जब भी आपने कोई कंपनी फ्रेम करनी है तो कंपनी फ्रेम करने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अब अगर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बनाने पड़ते हैं और उसमें आप कितनी मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हो, मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हो, वो आपको उसमें दिखाना पड़ता है। हाँ, मैक्सिमम कैपिटल के बाद क्या आप और कैपिटल रेज कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो एक लंबा प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसीजर है। इसलिए यहां पे ये कंपल्शन बन जाती है कंपनीज के केस में कि कंपनीज को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने पड़ते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल क्लॉज है, उस कैपिटल क्लॉज में जो मैक्सिमम कैपिटल है वो आपको दिखानी पड़ती है, तभी जाकर के रजिस्ट्रेशन होगी। इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए जब भी जो कैपिटल है वो आप बाद में उसको रेज नहीं कर सकते। बाद में रेज करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहीं पे कितनी कैपिटल चाहिए वो मैक्सिमम कैपिटल आपको यहां दिखानी पड़ेगी, जो कि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के केस में नहीं होता था। इसलिए यहां पे जो जर्नल एंट्री होगी वो डिफरेंट होगी।
लेकिन रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन सेम रहेंगे। सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा, क्योंकि यहां पे नेचर ऑफ द बिजनेस डिफरेंट है। अगर नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होगी तो जनरल एंट्री भी आपकी डिफरेंट होगी। अब इन केस ऑफ a company, capital is divided into small denominations which is known as part or share। हिंदी में जिसको हम बोलेंगे हिस्सा, टुकड़ा। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी की कैपिटल 1 करोड़ रुपए, और इस कंपनी ने अपनी कैपिटल को क्या एक हिस्से का जो वैल्यू रखी है वो 10 रुपए। अगर 10 रुपए हो तो उसको हम 10 रुपए के हिसाब से उसके कैपिटल के टुकड़े कर देंगे, और जो वैल्यू है उसकी इक्वल वैल्यू होगी। जब हम इसके हिस्से करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके 10 लाख हिस्से हो गए, जिसको कि मैं शेयर्स बोलूंगा। अब अगर 10 लाख शेयर्स बना दिए गए तो 10 लाख शेयर्स में मान लेते हैं कि मिस्टर ए उसने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए। अब उसको खरीदने के लिए 10 रुपए के हिसाब से एक शेयर के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उसे अपनी पॉकेट से 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। उसी तरह से मिस्टर बी मान लीजिए कि 2 लाख शेयर्स लेना चाहता है, तो उसको भी 10 रुपए के हिसाब से हर हिस्से, हर टुकड़े के पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू भी 20 लाख रुपए होगी। अब इसका मतलब है कि मिस्टर ए 10% क्या बन गया, मालिक, उसका 10% का ऑनर हो गया। मिस्टर बी 20% ऑनर हो गया। अगर ये 10% का मालिक है, ऑनर है, इसका मतलब ही इज आल्सो एंटाइटल्ड फॉर 10% ऑफ द प्रॉफिट। जो कंपनी अर्न करी उसका 10% का मालिक कौन है, ए। उसी तरह से मिस्टर बी जो कंपनी अर्न करेगी 20% प्रॉफिट का मालिक कौन है, मिस्टर बी है। अब इसका मतलब है कि अगर ए और बी को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये इनके पास, दोनों के पास 30 लाख यानी कि 30% ऑनरशिप ए और बी के पास ही है। अब पार्टनरशिप के केस में क्या होता था, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप, जब कोई नया पार्टनर आता था या कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़ के चला जाता था, तो हम क्या करते थे, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा चेंज करते थे। जब चेंज करते थे तो हमारे अकाउंट्स भी चेंज होते थे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि बी अपनी शेयर होल्डिंग बेच करके निकल जाए और वो सारी शेयर होल्डिंग ए को दे दे, तो अब ए जो है वो कितने का मालिक बन गया, 30% का। लेकिन कंपनी को कोई फर्क पड़ा,
कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कंपनी को के केस में हम इसको परपीचुअल एंटिटी बोलते हैं। परपीचुअल एंटिटी का मतलब है मैन में कम मैन में गो बट द कंपनी विल गो फॉर एवर। यानी कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो अपनी होल्डिंग को बेच दें, कोई नया खरीद ले, तो कंपनी की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जिसको कि मैं बोल सकता हूं कि फ्रीली ट्रेडेबल। If the new names will be added, there will not be any impact on the capital of the company. कंपनी की कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नए शेयर होल्डर आए, नए शेयर होल्डर जाएं। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कंपनी रिकॉर्ड इट in books of accounts। अब इतना सा तो हमें क्लियर हो गया कि कंपनी इज ए लीगल एंटिटी। कंपनी इज ए लीगल एंटिटी and it is only in the eyes of law। अब इसको हम कंपनी अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगी, ये अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।